जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो बच्चों। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मन लगना बहुत जरूरी है। जब आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं ना बच्चों, लगन से पढ़ाई करते हैं, तो कम समय में ज्यादा चीजें और बहुत देर समय तक उसको कैप्चर कर पाते हैं। आप कभी एकाग्र होकर पढ़ कर देख लिए, आप कभी एकाग्र होकर पढ़ने की कोशिश करिए बच्चों, फिर देखिए कि कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है उस पढ़ाई में। और तो बच्चों देखिए, आपको हमने पिछले 2-3 दिन में कुछ क्लासेज हमारी रुक गई थी आपकी, तो अब हम निरंतर फिर आपकी क्लासेज चला रहे हैं। ये क्लास 11 का जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है ना बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर, इनका इनके बारे में नागमती की कथा जो है ना बच्चों, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हमने देखा कि बच्चों का एग्जाम भी अभी आने वाला है, तो हमने कहा कि बच्चों के लिए प्रयास बहुत जरूरी है, किसी तरह समय निकालकर इनको अवश्य पढ़ाया जाए। तो आइए बच्चों, इसलिए सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को, सबसे पहले बच्चों किसी की कथा, किसी की कविता, कहानी, ये सब पढ़ने से पहले क्या होता है ना बच्चों, जिसने लिखा है उनके बारे में हमको डिटेल से जानना चाहिए। यही होता है बारीकी से पढ़ाई, गहराई से पढ़ाई इसी को कहते हैं। सबसे पहले हमको उनको डिटेल से जानना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तो इनका आता है परिचय। परिचय प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी आ जाएगा, आपका परिचय लिख के भी आ जाएगा कि जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय, साहित्य परिचय लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसी तरह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस हमको जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आइए बच्चों, अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप एकाग्रता के साथ बस सुनने मात्र पे फोकस कीजिए, निरंतर आप सुनते रहिए। और उसके बाद जो लिखने का मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है बच्चों, ये आपको लिखना ही है। ये जब आप लिखेंगे ना, तब फिर आपके दिमाग में, और इसको रिवीजन, बार बार आपको रिवीजन करना है। क्या है? रिवीजन करना है। देखिए, हम हाईलाइट भी करते हैं और फिर आपको बताते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको आपको लिखना है और इसको बार बार रिवाइज करते जाना, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें फैक्टेज होते हैं। थोड़ा सा हम आपको बड़ा कर दे, पहले दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना बच्चों, फैक्टेज होते हैं। फैक्टेज का मतलब कि जैसे अब इसमें जन्म तिथि है, ये देखिए, है ना। अब इनका जन्म हो गया, इनके जन्म स्थान हो गए, पिता का नाम हो गया। तो बहुत सारे कवि और लेखक है ना बेटा। तो क्या है इसमें कि अब ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं कि कौन क्या। और जब हम निरंतर रिवीजन बार बार किया करते हैं, तो 1-1.5 महीने में वो काफी एकदम बैठ जाता है दिमाग में कि नहीं, अगर 1492 है तो जायसी का ही जन्म है, ये किसी और का नहीं है। तो इस तरह से बच्चों, हम आइए अब आपको यहाँ से प्रारंभ करते हैं पढ़ाना। और आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको अपनी कॉपी में उतारिए भी। क्या है? कॉपी में अपने आप इसको उतारिए। देखिए, देखिए बच्चों, जो जायसी जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है? तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, 1492। इसको बार बार रिपीट करने से बच्चों याद हो जाता है। आप अभी ही बार बार रिपीट कीजिए, 1492 जायसी का जन्म, 1492 जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ, जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आप बार बार रिवीजन, 1492 राय ये, और 1492 1542, 1492 1542, ये 1542 इनका मृत्यु है और 1492 इनका जन्म है। इस तरह से बच्चों आप बार बार रिपीट करेंगे और उसके बाद उसको रिवीजन करते रहेंगे। हर सुबह शाम ऐसे पन्ना पलटते रहिए, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा बच्चों। ये जो फ्लो चार्ट है ना बच्चों, ये जितना हमने पीछे अभी क्या है, अभी आपको एक ही लिखवाया है कबीरदास जी का, और फिर आगे लिखवाते जाएंगे। तो आप लिख लीजिए कॉपी में। लिखने से बिल्कुल भी मत कतराइए और जल्दी जल्दी लिखिए, जरूरी नहीं है बहुत आराम से, धीरे धीरे एक अलग स्पेशल कॉपी बना लीजिए एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक। और उस कॉपी में बच्चों आप ये जो जन्म तिथि हो गया, रचनाएं होगी, ये सब लिख लिए जो फटाफट, यही मेन चीज है। ये इससे संबंधित आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या तो पूछेगा, और या फिर इस तरह से 3 से 4 नंबर का आता है, आपको जीवन परिचय पूछेगा। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखिए, जन्म स्थान तो आप जान ही गए हैं, जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। और ये पिता का नाम बच्चों शेख ममरेज है। इनके पिता का नाम, किसके? जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज है। ममरेज, शेख ममरेज जायसी। देखिए यहाँ पर जा छिपा हुआ है ना, जैसे जैसे यहाँ पर जायसी आया, आपको ममरेज याद आ जाएगा तुरंत। बार बार आप कहेंगे ना, शेख ममरेज जायसी, जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज। इस तरह से बार बार रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके प्रमुख ग्रंथ,
पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। और ये बच्चों देखिए अवधी भाषा में क्या है, इनकी भाषा की पकड़ क्या थी बच्चों, तो अवधि थी, अवधी भाषा की इन्हीं से शुरुआत ही मानी जाती है। और शैली इनका प्रबंध काव्य है बच्चों। प्रबंध काव्य अर्थात जो क्या नाम है, ईश्वर से संबंधित चीजें लिखी जाएं, काव्य से संबंधित चीजें लिखी जाएं, उसको उसकी जो शैली होती है बच्चों वो प्रबंधात्मक होती है, प्रबंध होती है। और शिक्षा देखिए बच्चों, इनका जो शिक्षा है साधु संतों की संगति में वेदांत, ज्योतिषी, दर्शन, रसायन तथा हठ योग का पर्याप्त ज्ञान इनको है ना बच्चों। और देखिए फिर उपलब्धि क्या इनको मिली है, इनकी विशेषता क्या है, इन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो हिंदी सूफी काव्य परंपरा के ये प्रवर्तक रहे हैं। क्या बच्चों, हिंदी सूफी जो काव्य परंपरा है इसके प्रवर्तक रहे हैं। और इनकी मृत्यु बच्चों 1542 में हो जाती है। 1492 जन्म, 1542 मृत्यु, 1492, 1542 इस तरह से। अब साहित्य में इनका क्या स्थान रहा बच्चों, तो देखिए जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग किया। क्या प्रबंध शैली, अभी यहाँ ऊपर दिया भी है, इन्होंने अपने काव्य में क्या है प्रबंध शैली का प्रयोग किया। तो आइए बच्चों, अब इसको आप तो लिखेंगे और रोजाना रिपीट करेंगे, और ये चीज बराबर हमारे दिमाग में बनी रहे बच्चों, ये चीज बराबर हमारे दिमाग में बनी रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बारे में विस्तार से जान लेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या इन्होंने मतलब डिटेल इनके बारे में, और बहुत ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों। तो आइए अब हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं इनके बारे में पढ़ना। देखिए बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। भक्तकालीन निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा, कौन शाखा बच्चों, जो निर्गुण धारा है, हमने आपके गद्य में पढ़ाया, गद्य साहित्य का इतिहास जो है प्लेलिस्ट में होगा बच्चों सारा, ये हमने आपके गद्य में पढ़ा दिया है। उसमें प्रेम मार्गी मतलब निर्गुण धारा, सगुण धारा, उसमें प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, और फिर सगुण में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सब अलग अलग डिटेल्स हमने समझा दिया है। तो देखिए बच्चों, ये भक्तकालीन निर्गुण धारा की प्रेम शाखा, प्रेम मार्गी शाखा के अग्रगण्य तथा प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन में मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का संपूर्ण सामंजस्य दिखाया है बच्चों। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन छिप गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, तो आप बताएंगे भक्त काल के कवि हैं। और देखिए बच्चों आगे, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वो जायसी के द्वारा पूरी हुई। समझ पा रहे बच्चों, जो कबीरदास थे, ये कबीरदास वो केवल विभिन्न प्रकार के प्रतीत मतलब परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष सत्ता का आभास करवाया था सिर्फ, और इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष सबको जीवन में सबके उतारा, सबके जीवन से संबंधित कहानियां लिखी, मुकरियां लिखी, कहानियां लिखी, गजलें लिखी कि आम जनता भी चीजों को पढ़े। अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आगे से। जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं बच्चों, क्योंकि हर एक जो भक्तकालीन के या आदिकालीन के कवि हैं उनमें अनेक मत है ही, क्योंकि एकदम स्पष्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ और साक्ष्य को देखते हुए कोई एक डेट निश्चित कर दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, जायसी के भी जन्म के संबंध में अनेक मत हैं, तो इनके जो रचनाओं से जो रचना है इनको, तो इनके मत को उभर कर सामने आता है, जो इन्होंने रचना की है तो ये मत उभर के सामने आता है कि उसके अनुसार जो इन्होंने रचना लिखी उसके अनुसार जायसी का जन्म 1492 के लगभग रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर माना जाता है कि वहां पर जन्म इनका हुआ था। ये स्वयं कहते हैं बच्चों, देखिए क्या कहते हैं स्वयं, जायस नगर मोर स्थान, जायस नगर मोर स्थान। अब इससे प्रमाणित हो जाता है कि इनका जन्म स्थान जायस रहा। तो जायस कहाँ रहा, रायबरेली में था उस समय। जायस के निवासी होने के कारण ही ये जायसी कहलाए बस। और मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी, इनके वंश में ही मलिक, सब लोग मलिक लगाते थे, इसलिए इन्होंने भी मलिक लगाया, और जायसी वहां जायस में जन्म लेने की वजह से। और इनका नाम केवल मोहम्मद था, क्या
मोहम्मद था केवल इनका नाम, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रकार बच्चों इनका प्रचलित नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। अब आगे आइए बच्चों, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं और इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। बाल्यकाल में जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके कारण जो शिक्षा थी कोई उचित प्रबंध ना हो सका शिक्षा का, और 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गई बच्चों। ये काले और कुरूप तो थे ही, एक बार बादशाह जो शेरशाह थे अकबर के पहले, इन्हें देखकर हंसने लगे। क्या हंसने लगे? तब जायसी ने कहा, मोही का हंसे की कोह रहीम। देखिए बच्चों, मोही का हंसे की कोह रहीम मतलब मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो देखिए बच्चों, इस बार बादशाह बहुत लज्जित हुए और जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ था, पुत्र भी थे, परंतु पुत्रों की असामयिक मृत्यु से इनके हृदय में वैराग्य का जन्म हो गया। अर्थात इनके पुत्र फिर मतलब बिना समय से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। बाद में जायस अमेठी में रहने लगे थे और वहीं सन 1542 में 1492 1542 1492 1542 इस तरह से 1542 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जायसी जी की। आज कहा जाता है बच्चों कि जायसी के आशीर्वाद से जब से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से बस थोड़ा सा, और आप ध्यान से फोकस करिएगा सुनने पर। इसको कॉपी में आपको उतारना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, उनका बड़ा सम्मान था। फिर कह रहे हैं कि आगे प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से दूर मगरा नाम वन में साधना, मतलब मगरा नाम का एक वन था, जंगल था, वहां पर साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज के धोखे से इन्हें गोली मार देने के से इनका देहांत हो जाता है बच्चों। इन्होंने से ये पहले जानवरों की भी आवाज निकाल लेते थे, अब इस धोखे से किसी ने गोली मार दी इनको। अब आइए बच्चों, आगे भी इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि विस्तार से जानते हैं तब चीजें दिमाग में काफी समय तक बनी रहेंगी। देखिए बच्चों, इनका रचना तो आप जानते हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा आदि जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट है। वहीं जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है कौन? ये पद्मावत बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति 1540 में था। 20 साल लग गए थे इनको। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है बच्चों। एक वो इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से ये एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है, और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना भी है बच्चों। देखिए, अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर, अखरावट की बात है, आज से अखरावट आज से अक्षर, तो वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित वर्णन किए हैं। फिर आगे बच्चों देखिए, आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की जो दशा का वर्णन है उसमें दिखाया गया आखिरी कलाम में। फिर आगे बच्चों, चित्ररेखा में चंद्रपुर क्या है, देखिए यहाँ पर चित्ररेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के प्रेम की गाथा का वर्णन है चित्ररेखा में। अब आइए बच्चों देखते हैं आगे, जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद और मर्मस्पर्शी है। क्या है बच्चों? जो विरह वर्णन है इनका बड़ा ही विशद और मन को छू लेने वाला, हृदय को छू लेने वाला है। षड ऋतु वर्णन और 12 मासा जायसी के संयोग एवं विरह के वर्णन है, मतलब संयोग भी है इसमें और वियोग भी है। अत्यंत मार्मिक स्थल यहाँ पर है, वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल भी हैं। आगे बच्चों देखिए, जायसी रहस्यवादी कवि हैं और इनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रेम मूलक भावना है। क्या? प्रेम मूलक भावना है बच्चों। तो आगे देखिए, इन्होंने ईश्वर के
ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम के व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की है। जो ईश्वर हैं और जो जीवात्मा है, मनुष्य हैं, उनके अंदर जो पारस्परिक जो प्रेम की व्यंजना है वो दाम्पत्य भावना से की है। उसके बाद बच्चों देखिए, रत्न सेन क्या है? जीव हैं, तथा पद्मावती क्या है? परमात्मा है। पद्मावती क्या है बच्चों? यहाँ पर परमात्मा है। उसके बाद सूफी पद, ये सूफी पद्धति है। क्या है? ये सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रत्नसेन प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से इसको। क्या है इसमें? पद्मावत में बच्चों क्या है? जो पुरुष जो है रत्नसेन है, जब इनकी सुंदरता का वर्णन सुनते हैं एक तोते के माध्यम से सुनते हैं, तो ये पहले तो मूर्छित हो जाते हैं इतनी बड़ी सुंदरता सुन के। ये क्या होता है? कहानी ना बच्चों, थोड़ा सा इनकी कहानी जो एक्चुअल में है उसको ऐड करते हैं। इनकी जो रत्नसेन है, इनकी विवाह हो जाती है नागमती से। तो क्या होता है? और एक इनका तोता होता है। क्यों? कौन? जो पद्मावती होती हैं, इनके यहाँ एक तोता होता है जो हर प्रकार से बोल लेता है, बहुत विद्वान होता है। और ये क्या होता है कि ये तोते से बात कर रही होती है रानी पद्मावती। इनके पिता इन्हीं के साथ भोजन करते थे। उस दिन ये वहां पद्मावती क्या था, तोते से ही बात कर रही थी। अब क्या हुआ, जब उनके पिता नाराज हो गए और फिर जब कहानी सुने कि ये ऐसी घटना, तो इन्होंने तोते को मारने का आदेश दे दिया, छोड़ दिया कि मतलब इनको छोड़ दीजिए। तो तोता क्या हुआ? उड़ गया। तो एक दासी ने उनको मारा नहीं और फिर ले जाके उनको एक ब्राह्मण के हाथ से किसी ने खरीद लिया। और खरीदा तो रत्नसेन ने देखा तो उनको बहुत सुंदर लगा, तो वो काफी मुद्रा देके उसको ले लिए। अब उनके घर में, रत्नसेन के घर में सुख रह रहा था। तब क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी रत्नसेन की, नागमती, वो अपनी सुंदरता का बखान करने लगी कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है इस संसार में। तो फिर तोता बोल उठा। तोता कहने लगा कि आप देखिए, सिंघल देश की जो राजकुमारी पद्मावती है, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। अब वो क्या कि उन्होंने भी अपनी दासी से कह दी इनको मार दे, नहीं तो ये अगर राजा को बता देंगे तो राजा उनको मतलब ब्याह लाएंगे सुंदरता सुन के। तो दासी राजा के डर से मारती नहीं है। और जब राजा आते हैं, कहीं जाते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, वापस आते हैं तो देखते हैं कि मतलब पता करते हैं, तब उनके सामने पेश किया जाता है। तब वो सारी घटना तोता बताता है। और जैसे वो सुंदरता सुनते हैं पद्मावती की, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। कौन? राजा रत्नसेन। और उसके बाद जब वो होश में आते हैं तो उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। किसकी खोज में? पद्मावती की। तो वहीं पर यहाँ पर देखे बच्चों दिया गया है कि पद्मावती की खोज में निकलता है। और जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की अभिव्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी इसी के माध्यम से किया है, जिसकी प्रधानता बच्चों कबीर में दिखाई देती है। जायसी के संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को उस परम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है। मतलब उसको पाने के लिए बहुत ही आतुर और बहुत ही सक्रिय होकर उसके सौंदर्य की प्राप्ति के लिए दिखाया गया है। फिर बच्चों यहाँ पर प्रकृति का रहस्यवाद, यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी की भांति कबीर में हमें ये भावात्मक प्रकृति मूलक रहस्यवाद देखने को मिलता है। क्यों? जायसी की ही बात कबीरदास में भी। आइए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आप सुनते रहिए, ये सब बहुत इंटरेस्टेड चीजें हैं, मन लगाइए इसमें। देखिए, जायसी का भाव पक्ष बहुत समृद्ध है, परंतु इनका कला पक्ष भी अधिक श्रेष्ठ है। आगे फिर कहते हैं कि कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि महत्व है, आदि का महत्व। इनकी भाषा जो है बच्चों क्या है? अवधि, हमने ऊपर ही बताया। और उसमें बोल चाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट भाव व्यंजक रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, मतलब और रोचकता आ जाती है। लोकोक्ति का प्रयोग कर, अलंकार, लोकोक्ति ये सब प्रयोग कर दिया जाए तो और सुंदर हो जाता है। अलंकार का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कार पूर्ण कथन की प्रवृत्ति जायसी में नहीं है। मसनवी शैली में लिखे पद्मावत में, अब देखिए पद्मावत किस शैली में लिखा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बच्चों 1 नंबर का, कि पद्मावत किस शैली में लिखा, तो आप बताएंगे मसनवी शैली में लिखा। आप अपने यहाँ पर थोड़ा छोटा है बच्चों, लेकिन आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिएगा ध्यान से। में प्रबंध काव्य उचित सौष्ठव विद्वान है, दोहा और चौपाई
जायसी के प्रधान छंद हैं और पद्मावत की भाषा की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कौन, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था कि जायसी की अवधि भाषा शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है। जो जायसी का अवधि है बच्चों, वो जो भाषा शास्त्री हैं उनके लिए स्वर्ग है, जहां उनकी रुचि की अपरिमित सामग्री सुरक्षित है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, मैक्सिमम मात्रा में सामग्री सुरक्षित है। मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जायसी का है बच्चों, जायसी की भाषा का है। तो हमें समझ में आ रहा बच्चों, पूरा विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्था के अभाव के कारण चीजें आपको थोड़ा छोटी दिख रही होंगी या कोई कमी दिख रहा हो बच्चों, तो इसको अनदेखा करते हुए आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सुनने मात्र पे पूरा फोकस कीजिएगा और लिखने पर यही फोकस कीजिएगा। फ्लो चार्ट है बच्चों, इसको लिखना मत भूलिएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। कॉपी एक पतली लंबी बना लीजिए, फाइनल टर्म एग्जाम तक हम जितनी चीजें लिख पाएंगे, और कुछ चीजें तो आपको लिखना ही नहीं है। आपका फाइनल टर्म का जो एग्जाम आएगा बच्चों, उसमें हम टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कर देंगे और आप वहां से याद कर लीजिएगा, उसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो आप कितना लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आपको, अगर बच्चों आपको लग रहा हो कि मैम का ये प्रयास अच्छा है, हमारे लिए अच्छा करना चाहती है, हमारी हिंदी के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी के अच्छे से विकास हो जाए, हिंदी के बारे में हमारी समझ विकसित हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों में, अपने मित्रगण में, कोने कोने तक, जहां तक आपका संभव हो सके आप उसको शेयर कीजिए। और बच्चों इस, अगर ये पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं 2 गुना एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लासेज में आपको प्रोवाइड करूं। और इस जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल है बच्चों, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्यों? क्योंकि निरंतर आपको चीजें मिलती रहेंगी। और विश्वास मानिए बच्चों, आपके एग्जाम तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो 90+ मार्क आप लेके आएंगे, और 90+ मार्क तो लाएंगे ही, प्लस जो आपके अंदर जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट और जो डेवलपमेंट विकास हो जाएगा, आपका हिंदी की समझ जो विकसित हो जाएगी आप में, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये आपके क्लास 12 में काफी आपको सहयोग करेगा, अच्छा नंबर थोड़ा 12 में भी लाएंगे, ये आपका नंबर मैक्सिमम उठा देगा, तो जिससे आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा बच्चों। तो आइए अब हम इन वाक्यों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे, इनकी जो नेक्स्ट इनकी नागमती कथा है उससे मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।